हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। और आज त्योहार का दिन है। आज दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे करंट अफेयर के साथ। 24 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और सबसे पहले आप सभी को एग्जाम इंजन टीम की तरफ से और मेरी तरफ से दशहरे पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरे का जो पर्व है, ये दरअसल बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जाना जाता है। दरअसल ये वो दिवस है जो हमें बताता है कि जिस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती आई है, उसी तरीके से आपके जीवन में भी बस अगर आप धैर्य बनाए रखें तो एक वो दिन जरूर आता है जब आपकी जीत होती है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आज आप फ्लैट 50% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो किसी भी कोर्स के ऊपर। आपको कोड यूज करना है RAM50, RAM50। इस कोड की मदद से आप आज रात 12 बजे तक सारे बैचेस में अवेल कर सकते हो। आप जो भी बैच चाहते हो, जो भी मैगजीन चाहते हो, हर जगह पर आपको डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि पैका नाच जो है, ठीक है, पैका एक फोक डांस है, क्लासिकल डांस नहीं है ये कौन से राज्य में किया जाता है परफॉर्म। तो पैका नाच है उड़ीसा का। और ये छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी परफॉर्म किया जाता है। बहरहाल ऑप्शन में तो उड़ीसा ही था, इस वजह से सही आंसर आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ने दिया हुआ है। और जो सबसे पहले तीन स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है, तो उनका नाम है, पहले इनका नाम है रोहित तिमान। इन्होंने सबसे पहले आंसर किया था इसका। और दूसरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है बी ऑनेस्ट से, इन्हीं की आईडी का नाम है ये। और तीसरे स्टूडेंट हैं राधा कृष्णन, जिन्होंने ये आंसर बिल्कुल सही दिया था। इसके अलावा भी आप में से वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने सही आंसर दिया है, आप सभी सराहनीय हैं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए मिसाइल सहयोग वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए ये कौन सा देश है जिसकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब ये वो देश है जिसने अभी हाल ही में पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में इनको मदद करने के लिए, मिसाइल्स की सप्लाई और इक्विपमेंट्स की सप्लाई करने के लिए हामी भरी थी। तो ये है चाइना। चाइना की ये तीन कंपनियां हैं जो कि पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में इनकी मदद कर रहे थे। और जिसका संज्ञान अमेरिकी सरकार को लगता ही अमेरिकी गवर्नमेंट ने इन तीनों कंपनीज को सैंक्शन कर दिया है, मतलब इन पर बैन लगा दिया है। दुनिया भर में अमेरिका के सहयोग वाले जितने भी देश हैं, वो इन कंपनी से कोई भी माल नहीं खरीदेंगे। और चाइना में इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। इससे पहले भी चाइना और अमेरिका के बीच में पिछले 3 सालों से कोल्ड वॉर चल रहा है। एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस ये दोनों देश लगाते हुए आए हैं। पिछले ही साल चाइना की 100 से भी ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज के ऊपर भी अमेरिका के द्वारा बैन लगा दिया गया था। इसके अलावा 200 से ज्यादा एप्लीकेशंस भी बैन किए जा चुके हैं। इवन इतना ही नहीं, भारत के द्वारा भी पिछले साल करीब 150 एप्लीकेशन जो कि चाइनीज एप्लीकेशन थे, उनको बैन कर दिया गया था। बहरहाल पाकिस्तान में अगर बात करें तो इस टाइम पर यहाँ पे राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और पाकिस्तान सरकार के चंगुल में जो इमरान खान है, जिनकी पहले यहाँ पर सरकार थी, वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान के ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान की सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को लीक किया है। तो पहले ही इन पर केस चल रहा था, अब ये और ज्यादा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। वहां के मिलिट्री रूल की ये देन है कि वहां पर किसी को भी फांसी के तख्ते पर बहुत आसानी से चढ़ा दिया जाता है। ये पाकिस्तान का इतिहास बताता है पिछले 75 साल का। और ईरान की कैपिटल है तेहरान, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। ये कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 विमेंस एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। तो महिला एकल खिताब इस बार का अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 का जीता है भारतीय मूल की उन्नति हुडा ने। उन्नति हुडा ने यह टाइटल मात्र 16 वर्ष की उम्र में जीता है। और इससे पहले आपको बता दूं, ये इनके करियर में अभी तक दूसरा BWF टाइटल है, बैडमिंटन फेडरेशन टाइटल। इन्होंने 14 साल की उम्र में, जब ये 2 साल पहले 14 साल की थी मात्र, तब इन्होंने पहला BWF टाइटल अपना जीता था। और उस टाइम पर ये भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई थी जिन्होंने BWF टाइटल जीता था। तो नाम ध्यान रखिएगा, उन्नति हुडा। और इन्होंने फाइनल में हराया जिनका नाम है सामिया इमाद फारूकी। सामिया इमाद फारूकी, इनको हराकर जीता है इन्होंने ये टाइटल।
ये कौन से मंत्री हैं जिनके द्वारा अनुभव पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए? तो ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनके द्वारा अभी हाल ही में दिल्ली से अनुभव पुरस्कार 2023 की घोषणा करी गई है। देखिए, जो अनुभव पुरस्कार है, ये दरअसल पेंशन विभाग के द्वारा दिए जा रहे हैं, जिन्होंने पेंशन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है। आपको पता होना चाहिए, 2015 में मोदी सरकार के द्वारा अनुभव पोर्टल लॉन्च किया गया था। ये जो अनुभव पोर्टल है, इसका मेन उद्देश्य था कि पेंशन सिस्टम को बढ़ावा देना और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले पाएँ। और इस अनुभव पोर्टल को 2 बैंकों की मदद से लॉन्च किया गया था, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये जो अनुभव पोर्टल है, अगर आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं पेंशन योजना के तहत, तो आपका अकाउंट पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में होना चाहिए। तो 2015 से लेकर अभी तक जिन्होंने भी इस योजना में सबसे बेहतर कार्य किया है, उन सभी सरकारी अधिकारियों को सम्मानित किया गया है इसके तहत। साल 2024 के आईपीएल सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स टीम के फास्ट बॉलिंग कोच और असिस्टेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं शेन बॉन्ड। ये न्यूजीलैंड टीम से बिलोंग करते थे। न्यूजीलैंड के ये कैप्टन भी रह चुके हैं। और आईपीएल की अगर बात करें, तो आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। और जब पहला टाइटल आईपीएल का था ना, मतलब पहला सीजन था 2008 में, तब राजस्थान रॉयल ने ये टाइटल जीता था। उस टाइम पर राजस्थान रॉयल के कैप्टन थे शेन वॉर्न। लेकिन उसके बाद से आज तक राजस्थान रॉयल्स ने कभी भी आईपीएल का टाइटल नहीं जीता है। तो केवल एक टाइटल आज तक जीता है राजस्थान ने। साल 2022 का टाइटल गुजरात ने जीता था और 2023 का टाइटल जो है, ये इस बार चेन्नई ने जीता है। अब 2024 के सीजन की बात हो रही है, जो कि अगले साल में खेला जाएगा। अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक अभियान लॉन्च किया गया है। इस अभियान का नाम है घर घर केसीसी अभियान। ये भारत भर के फिश फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया है, ऐसे किसान जो कि मछली का उत्पादन करते हैं। तो सवाल ये है कि केसीसी योजना जो है, इसकी शुरुआत कब करी गई थी? यह योजना बहुत पुरानी योजना है। 1998 में इसकी शुरुआत करी गई थी। केसीसी का मतलब है किसान क्रेडिट कार्ड। भारत सरकार के द्वारा किसानों को क्रेडिट कार्ड इशू किए जाते हैं और इसकी मदद से भारतीय किसान लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए, ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट कार्ड अपने आप में एक लोन है। ठीक है? अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो तो। जैसे मान लीजिए, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अब उसकी लिमिट अगर 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए आपके पास हमेशा संरक्षित है। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है, जब आपके पास पैसे नहीं है और आपको कोई चीज़ लेनी है जो कि ज़रूरी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो अपने काम के लिए। उसी तरीके से किसानों का एक केसीसी कार्ड है, जिसके अंदर उनके अकाउंट लिमिट के आधार पर कुछ बैलेंस पहले से ही होता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर उनकी अकाउंट क्रेडिबिलिटी अच्छी है, तो 2 लाख रुपए दे दिए गए। किसी की कम अच्छी है, तो उसे 1 लाख रुपए दिया गया। तो किसान इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी किसानी से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए। जैसे कि कीटनाशक का छिड़काव करना है, तो उसे खरीदना चाहते हैं, या खाद खरीदना चाहते हैं, बीज खरीदना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। अभी तक 1,60,000 किसान क्रेडिट कार्ड पिछले सत्र में लॉन्च किए जा चुके हैं और 1,60,000 किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 1746 करोड़ की धनराशि किसानों तक पहुंच चुकी है। केसीसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। और ये जो डोर टू डोर कैंपेन है, इसके लिए घर घर जाके, मतलब आप ये समझ लीजिए, गाँव के अंदर जाके आरबीआई और नाबार्ड के द्वारा कैंपेन लगाए जाएँगे और लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। अगर जो भी किसान ये क्रेडिट कार्ड अपना बनवाना चाहते हैं, उन्हें बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। घर से ही उनकी सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ ले ली जाएँगी और वहीं पर इनको 1 सप्ताह के बाद ये कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। ये कौन-सा बैंक है जिसके द्वारा अभी हाल ही में फेस्टिव सीज़न में, क्योंकि अब त्योहारों का सीज़न आ चुका है, तो इसके लिए एक्सप्रेस वे नाम का एक बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया गया है। तो एक्सप्रेस वे बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक ने कुछ टाइम पहले अपना एक ब्रांड लॉन्च किया था। इस ब्रांड का नाम था नाउ। नाउ ब्रांड के अंतर्गत ही इन्होंने एक्सप्रेस वे को लॉन्च किया है। अब सवाल ये उठता है कि एक्सप्रेस वे है क्या? देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर एक ही क्लिक में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएँगी। और घर बैठे, जिसके लिए आपको बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं है और सारा जितना भी वर्क होगा, वो सब ज़ीरो पेपर वर्क होगा। अब इसके अंतर्गत एक्सप्रेस वे में आप तरह-तरह के लोन ले सकते हो। जैसे कि आप कार लोन ले सकते हो, होम लोन भी ले सकते हो, एजुकेशन लोन भी ले सकते हो, गोल्ड लोन ले सकते हो, पर्सनल लोन हो गया या बिज़नेस लोन हो गया, ये हर तरीके के आप लोन अवेल कर सकते हो।
साथ में आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपको अपना सेविंग अकाउंट खुलाना है तो उसके लिए भी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही जितना भी आपसे केवाईसी बोला जाए, वो सब आप अपलोड कर दीजिए। आपके एप्लीकेशन में ही आपको दिख जाएगा सारा आपका अकाउंट। और इसके अलावा जैसे कि आपका रिकरिंग हो गया, एफडी हो गई, ये सारी फैसिलिटीज़ ओवरऑल सारे प्रोडक्ट एचडीएफसी ने इसमें लॉन्च किए हैं। एचडीएफसी बैंक इस टाइम पर वैल्यूएशन के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बैंक है। पिछले साल ही एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर हो गया है और एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर होते ही इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मार्केट वैल्यूएशन है, वो 13 लाख करोड़ है। लेकिन एचडीएफसी बैंक की 18 लाख करोड़ के पार पहुंच गई पिछले साल। तो इस टाइम पर आप बोल सकते हो वैल्यूएशन के आधार पर सबसे बड़ा बैंक और सबसे ज्यादा भरोसेमंद बैंक एचडीएफसी बैंक है, जिसकी स्थापना 1994 में करी गई थी। और एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। और इसके चेयरपर्सन कौन है, यह भी कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट किए गए थे। यह है अतानु चक्रवर्ती। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ टाइम पहले ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। अतानु चक्रवर्ती। यस बैंक की स्थापना 2004 में करी गई। हेडक्वार्टर मुंबई है। पंजाब नेशनल बैंक 1896 में स्थापित किया गया। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। हेडक्वार्टर है मुंबई। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी हर लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉन्च किया है एमके स्टालिन की सरकार ने, जो कि तमिलनाडु में अपनी सरकार चला रहे हैं। एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। और इन्होंने इसके लिए शोक जताया कि ये जो आपको प्राणी दिखाई दे रहा है ना, ये जो पशु आपको दिखाई दे रहा है, इसी का नाम है तहर। क्या बोलते हैं इसको? तहर, नीलगिरी तहर। क्योंकि ये नीलगिरी की पहाड़ियों में ज्यादातर पाया जाता है। अब इसकी प्रजाति लगातार विलुप्त होती जा रही है, धीमे धीमे कम होते जा रहे हैं। तो इनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया है। एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी इन चीजों पर ध्यान देगी। साथ में इनकी ब्रीडिंग भी कराएंगे ताकि इनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सके। और यहाँ पर मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो इसको तहर नहीं बोलते हैं, वो इसको साकिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साकिन। तो वहाँ के लोग लोकल भाषा में साकिन बोलते हैं। ये दरअसल एक जंगली बकरी और भेड़ की प्रजाति मिक्स आप मान लो, ऐसी है। तो अब ये विलुप्त हो रही है, जिसके लिए एमके स्टालिन सरकार ने 25 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। और एमके स्टालिन कौन सी पार्टी से हैं? तो ये डीएमके से हैं। डीएमके मतलब इसको बोलते हैं द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। ये कौन है भारतीय जिन्होंने एशियन पैरा गेम्स 2022 में T63 इवेंट में हाई जंप में मेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए? तो इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, इनका नाम है शैलेश कुमार। कौन है? शैलेश कुमार। और कल के दिन ही इन्होंने गोल्ड जीता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कर इनको बधाई दी है स्पेशली। और इन्होंने जो जंप मारी है ना, वो 1.82 मीटर की जंप मारी है। मतलब काफी ऊंची होती है पैरा गेम्स के हिसाब से। और इस बार के जो एशियन पैरा गेम्स हैं, ये कहाँ पर हो रहे हैं? ये चाइना में हो रहे हैं, हैंगजोउ में। कहाँ पर? हैंगजोउ। इसके अलावा और भी भारतीय हैं जिन्होंने गोल्ड जीते हैं, जैसे कि एक नाम आपको और ध्यान रखना है, ये न्यूज़ में भी रहती हैं, अवनी लखेरा। कौन है? अवनी लखेरा। इन्होंने गोल्ड जीता है और ये शूटर हैं। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता है। इसके अलावा एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मरियप्पन थंगावेलु। इन्होंने भी हाई जंप में सिल्वर जीता है लेकिन, ठीक है। और ये जो शैलेश कुमार है, इन्होंने 1.82 मीटर की जंप मारी है। मरियप्पन थंगावेलु ने 1.80 मीटर की मारी है जंप। तो ये सिल्वर इन्होंने जीता है। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, आज की जनरेशन शायद इन्हें ना जानती हो। इनका नाम है बिशन सिंह बेदी। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन से खेल से संबंध रखते थे? तो ये क्रिकेटर थे और भारत की आन बान शान। मतलब बहुत बड़ा कैरेक्टर भारतीय क्रिकेट के अंदर। और बिशन सिंह बेदी जो हैं 77 वर्ष की उम्र में दिल्ली में अभी इनका निधन हो गया। बेसिकली ये दिल्ली से ही बिलोंग करते थे और इन्होंने अपना डेब्यू 1967 में किया था। मतलब उस टाइम पर जब समझिए पहला वर्ल्ड कप भी नहीं हुआ था। क्रिकेट पहला वर्ल्ड कप 1975 में हुआ है। तो 67 से लेकर 79 तक इन्होंने अपना करियर क्रिकेट में रखा है। और इस बीच में इन्होंने 67 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं भारत के लिए। और 67 मैचेस में उस टाइम के हिसाब से आप समझ लीजिए 266 विकेट लिए हुए हैं। और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हुआ करते थे। भारत सरकार की तरफ से इनको
अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा बिशन सिंह बेदी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। ये जो आप स्टेडियम देख रहे हो ना, ये है दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसको अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। जब आप इस स्टेडियम में जाओगे, तो इनके नाम का स्टैंड आपको देखने को मिलेगा। जैसे गौतम गंभीर के नाम का स्टैंड है, वीरेंद्र सहवाग के नाम का एक गेट है वहाँ पर, ठीक है? तो बिशन सिंह बेदी के नाम पर जब ये स्टैंड बनाया गया था, उसके बाद से कई बार इन्होंने इसके लिए नाराज़गी ज़ाहिर करी थी। इनका कहना था ये स्टैंड इनके नाम से नहीं होना चाहिए, इनका कद इतना बड़ा नहीं है और इसको वापस से हटाया जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं था। बिशन सिंह बेदी स्टैंड अभी भी इस स्टेडियम के अंदर है। अभी कुछ टाइम पहले भारत सरकार ने ये फैसला लिया था कि ये जो अरुण जेटली स्टेडियम है, यहाँ पर अरुण जेटली का एक स्टैच्यू लगाया जाएगा। तो क्योंकि खुली बात ये करते थे, इन्होंने साफ तौर पर उसके लिए भी नाराज़गी जताई थी, उसका भी विरोध किया था। इन्होंने कहा अरुण जेटली का स्टैच्यू नहीं लगाया जाना चाहिए इस स्टेडियम में और साथ में इन्होंने दिल्ली क्रिकेट बोर्ड से भी इस्तीफ़ा दे दिया था उसी दौरान नाराज़ होकर। इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल कौन से शहर में इनॉग्रेट किया गया अभी हाल ही में? तो इससे पहले कभी भी इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल नहीं हुआ। मतलब ये पहला संस्करण आयोजित किया गया है और इस बार इसको दिल्ली में आयोजित किया गया। दिल्ली में कहाँ पर? तो ये है मानेक शॉ सेंटर, जहाँ पर इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। वहाँ पर इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे भी मौजूद थे। अब सवाल ये है कि मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का मतलब क्या है? ये एक ऐसा महोत्सव मनाया गया, जहाँ पर हमारी डिफेंस की जो विरासत है, हमारे डिफेंस के जो माइलस्टोन हैं, उन सभी को प्रदर्शित किया गया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जी-20 नेशंस ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया। जी-20 से याद आया, इसकी स्थापना 1999 में करी गई थी। जी-20 की अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है और आने वाले 1 दिसंबर, करीब 1 महीने के बाद ब्राज़ील इसको टेक ओवर करेगा। मतलब 2024 में ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा। यूनाइटेड नेशंस डे कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इस टाइम पर यूनाइटेड नेशंस के पूरे दुनिया भर में 193 मेंबर कंट्रीज हैं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुतरेस। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, इसके कौन है इस टाइम पे प्रेसिडेंट? तो इनका भी नाम ध्यान रखिए, 2023 के लिए हैं डेनिस फ्रांसिस। क्या नाम है? डेनिस फ्रांसिस। अब मेरा आज का सवाल आपसे है, हम सभी को पता है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है? बराबर है ना? लेकिन गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नई नदी कौन-सी है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। देखूँ आपको पता है या नहीं? और दशहरे की एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएँ। एग्ज़ाम इंजन एप्लीकेशन में ज्योग्राफी का भी क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। ये क्रैश कोर्स 29 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप इसके लिए भी अवेल कर सकते हो। ये जितने भी फीस हैं इन कोर्सेज़ की, आज के दिन जस्ट आधी हो जाएँगी। सिर्फ़ आपको 50% में बैचेज़ मिल जाएँगे। तो आप आज के दिन जो भी बैचेज़ पहले से नहीं ले पा रहे थे पैसे की वजह से या जो भी, आज आप ऑफ़र को अवेल करें, इसका लाभ उठाएँ और वो बैचेज़ अवेल कर लीजिए, जो आप लेना चाह रहे थे आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। फाउंडेशन बैच चल ही रहा है 2024 का, आप इसे भी अवेल कर सकते हैं। 2024 के हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर सब कुछ इस बैच में कवर हो रहा है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।